Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 30th of December 2023। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अब हम सिर्फ जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स या न्यूज़ रहती हैं सिर्फ उनको ही हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है ना, सारी एनालिसिस कोई यूजफुल इतनी नहीं, जो यूजफुल होगी और जो इम्पोर्टेंट रहेगी उसी को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं क्या खबर है। तो सेंटर और असम ने जो है वो पीस पैक्ट जो है साइन किया है उल्फा के साथ। ये आप सबको पता होगा, ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था जिसमें असम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो उल्फा है ये ठीक है ना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उनके बीच ये साइन हुआ है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड असम गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट विद द प्रो टॉक्स फैक्शन ऑफ द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो उनके साथ जो है साइन किया गया है। तो ग्रुप्स के जो कार्डर्स हैं, दे हैव एग्रीड टू सरेंडर आर्म्स, वैकेट देयर कैंप्स, एंगेज इन पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला है। और जो ट्राईपार्टाइट सेटलमेंट है ये गवर्नमेंट की सक्सेस और सिग्निफिकेंट भी रहेगा असम में पीस के लिए। ठीक है ना, ये भी उन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, तो फ्रंट पेज से तो यही खबर है। आगे देखते हैं और क्या है। एक ये और जादू है, ओडिशा जू टू गेट अफ्रीकन लायन चीता फ्रॉम दुबई पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसने अलाउ किया है ओडिशा गवर्नमेंट को टू कैरी आउट प्लान्ड ट्रांसफर ऑफ चीता, अफ्रीकन लायन एंड चिंपांजी फ्रॉम दुबई सफारी पार्क। तो कौन कौन से आने वाले एनिमल, ये आपको याद रखना है, 3 एनिमल्स हैं, चीता, अफ्रीकन लायन एंड चिंपैंजी। और कहाँ से आ रहे हैं? दुबई सफारी पार्क से आने वाले हैं। कहाँ? टू नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वरा। तो कहाँ से आ रहे हैं? दुबई सफारी पार्क से आएंगे। कहाँ आएंगे? नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में ये आने वाले हैं। और वाइल्ड लाइफ विंग के अकॉर्डिंग जो बताया गया वो ये है कि ये जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, इट विल रिसीव रिंग टेल्ड लेमूर, रेड नेक्ड वोलेबी, हमाद्रियाज बबून, अफ्रीकन ग्रे पैरट एंड ब्लू एंड गोल्ड मैकाओ इन एडिशन टू द चीता, अफ्रीकन लायन एंड चिंपांजी। तो इनके अलावा जो है ये एनिमल्स भी जो है इसमें आने वाले हैं साथ में। एक्सचेंज में हम क्या देंगे? एक्सचेंज में जो है ये जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है ये प्रोवाइड करेगा हिप्पोपोटामस, ब्लैक बक, होग डियर, गोर, रेड जंगल फाउल और घड़ियाल। तो ये आप याद रखें कौन कौन से एक्सचेंज में दिए जाने वाले और क्या क्या जो है वो आने वाले हैं। ठीक है जी। और कहाँ पे आने वाले ये भी आपको ध्यान रखना है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पे है? भुवनेश्वरा, उड़ीसा। ठीक है, आगे देखते हैं, एडिटोरियल पे चलते हैं। क्वाइट रिप्रीव, इंडिया डिड वेल टू वर्क इट्स चैनल विद कतर अवे फ्रॉम द लाइमलाइट। तो ये कल भी हमने न्यूज डिस्कस की थी कि जो रिप्रीव दिया गया है, कम्यूट किया गया है सेंटेंस, उसके रिगार्डिंग ये है। तो मेजर रिट्रीव जो है वो है फॉर द मैन एंड देयर फैमिलीज एंड स्पेल्स रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट दैट हैज बीन परसुइंग डिप्लोमेटिक चैनल्स फॉर लीनियंसी। लेकिन वही है जो अभी भी जो अपहोल्ड किया गया है कन्विक्शन को, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर है कि उनको पूरी तरह से जो कन्विक्शन था उसको नहीं हटाया गया है। और फाइनल जजमेंट अभी भी अवेट, मतलब फाइनल ऑर्डर जो अभी भी अवेटेड है। और ये ऑथर ने ये बोला है कि अगर सारे जो जुडिशियल अपील है, जब सारे एवेन्यू खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन रहेंगे। वो 3 ऑप्शन क्या क्या है ये आपको देखना है। पहला तो यह है कि जो रिव्यू की बात कर रहे हैं, कन्विक्शन को रिव्यू करने की, कतर की रूलिंग एमिर शेख जो हैं उनके साथ वो प्रेस कर सकते हैं, मतलब उनको बोल सकते हैं कि भाई आप एक बार फिर से कन्विक्शन को रिव्यू कीजिए। तो ये ऑप्शन तो है पहला। फिर उसके बाद अगर ये फेल हो जाता है तो जो मैन है दे कुड अपील फॉर क्लीमेंसी, उसके बाद वो क्लीमेंसी की अपील कर सकते हैं एंड आस्क फॉर ए पार्डन दैट कतर रूलर्स हैव गिवन इन द पास्ट। और ऐसा नहीं है पहली बार कतर ये रूलर जो है पार्डन करेंगे, पहले भी जो है पार्डन दी गई है, तो क्लीमेंसी की वो कर सकते हैं। और ये भी फेल हो जाता है तो जो थर्ड ऑप्शन रहेगा दैट वुड बी फॉर द मैन टू सर्व आउट देयर टर्म्स इन इंडिया। अगर मान लो उनको इम्प्रिजनमेंट हो भी जाता है तो वो जो टर्म है इम्प्रिजनमेंट का रहने वाला है, पनिशमेंट का, वो इंडिया में सर्व करें वंस द लेंथ ऑफ द इनकार्सरेशन इज क्लैरिफाइड। जैसे ही जो लेंथ ऑफ जो पीरियड रहने वाली है इम्प्रिजनमेंट की वो क्लैरिफाई हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू ए 2015 बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजन। और ये एग्रीमेंट 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने कतर के साथ किया था, एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजन, की वो अपना जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म है, वो सेंटेंस है, वो उसके पर्टिकुलर जो टेरिटरी है उसमें वो कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन वही है, दिस ऑप्शन कुड वुड रिक्वायर देम टू एक्सेप्ट द कन्विक्शन कैन नॉट बी रिवर्स। और ये ऑप्शन तभी अवेलेबल है, ये जो तीसरा ऑप्शन बताया वो तभी अवेलेबल है जब जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कन्विक्शन उनका हो गया है और वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है ना। चलो, उसके बाद जो जो ऑथर है उन्होंने ये बताया कि 2 चीजें यहाँ पे अच्छी हुई हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने या न्यू दिल्ली ने परस्यू किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। वो ये है कि इट इज कमेंडेबल दैट न्यू दिल्ली इन कॉन्टेस्ट टू इट स्टैंड विद कनाडा ओवर इट्स एलिगेशन हैज चोजन नॉट टू रिएक्ट टू द केस विद पब्लिक रेटोरिक। जैसा कनाडा के केस में किया था कि एलिगेशन लगाए थे, उसमें हमने पब्लिक रेटोरिक में केस चला गया था
और स्पेशली द काइंड ऑफ टारगेटिंग दोहा सीन इन सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, जैसा कि मीडिया के कुछ सेक्शंस में किया गया था, दिखाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ जो है न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया है, तो ये अच्छा मूव था। ए मूव दैट वुड हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि ये मूव जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता था अगर इसको कनाडा की तरह इसको पब्लिक रिटोरिक में डाल दिया जाता। दूसरा जो प्रेज किया उन्होंने यहाँ पे वो ये किया है कि न्यू दिल्ली हैज आल्सो डन वेल by not allowing the case to become hostage to the growing tensions in the region over the continuing bombardment of Gaza by Israel। जो गाजा में टेंशन चल रहा है इसराइल और हमास का या गाजा रीजन में, उसके चलते हुए भी जो है वो टेंशंस को उनको बढ़ने नहीं दिया है वहां पे, इसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो फाइनली ओथन ने बोला है इट इज होप्ड दैट अ कंसिस्टेंटली कैलिब्रेटेड पोजीशन केयरफुल ऑफ कतर सेंसिटिविटीज एंड coupled with a quiet but determined push would bring the 8 Indians back to the home safely। और ये जो एफर्ट्स हमारे कंटिन्यू रहने वाले हैं और उनसे हो सकता है कि इनको वापस फिर से होम सेफली जो है वो लिया जाए और ये कन्विक्शन जो है वो खत्म कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्ट ओवर रिलीफ। तो क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग डिजास्टर रिलीफ मस्ट लेड डाउन क्लियरली, तो ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इशू क्या है ये ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट वो ये कि सेंट्रल तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो स्पेट चल रहा है और फ्लड रिलीफ जो ये चल रहा है आफ्टर द स्पेल्स ऑफ हैवी रेनफॉल इन द स्टेट, वो है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने काफी ज्यादा लगभग 21,692 करोड़ का जो है पैकेज या रिलीफ जो है सॉर्ट की थी फ्रॉम सेंटर, जबकि यूनियन गवर्नमेंट ने 450 करोड़ जो एसडीआरएफ में दिए और 500 करोड़ जो है फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट में दिए हैं चेन्नई में, ठीक है ना। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस सीतारमन जी, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट डिक्लेयर एनी नेचुरल डिजास्टर नेशनल डिजास्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप से नहीं है ऐसे डिक्लेयर कर देती कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो है वो नेशनल डिजास्टर है। इट इज ओनली आफ्टर एन असेसमेंट बाय इट्स टीम दैट एनी नेचुरल डिजास्टर इज क्लासिफाइड एज ए डिजास्टर ऑफ सीवियर नेचर एज सीन इन द 2013 फ्लड्स इन उत्तराखंड एंड 2018 फ्लड्स इन केरल। तो उस टाइम पे प्रॉपर उनका असेसमेंट हुआ था, उसके बाद टीम ने जो है उसको सीवियर नेचर का जब डिजास्टर हुआ तब उसको जो है नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाता है। इन सच अ केस देयर इज एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, और उस केस में भी जो है नेशनल डिजास्टर जो एनडीआरएफ है हमारा रिस्पांस फंड है उसके पास एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगर कोई सीवियर नेचर का भी डिजास्टर आता है, तो असेसमेंट के बाद अगर ये पता चलता है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं कि जो ये तमिलनाडु में फ्लड्स आए उनको नेशनल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर किया जाए, ठीक है ना। तो ओथर ने यहाँ पे कुछ सजेशन जरूर दिए हैं। पहला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करना चाहिए क्लियर गाइडलाइंस दे कि रिलीफ कब दी जाएगी, ठीक है ना, कब रिलीफ के लिए वो आगे आएगा। दूसरा, इट शुड आल्सो कंसीडर रिवाइजिंग इट्स पोजीशन ऑन एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म और परमानेंट रिस्टोरेशन वर्क्स फ्रॉम द एम्बिट ऑफ एसडीआरएफ या एनडीआरएफ, उसकी जो एम्बिट है उससे उसको बाहर करना, एक्सक्लूड करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म या परमानेंट रेस्टोरेशन वर्क्स हैं उसको। तीसरा, इट there must be an open debate on the suggestion by parliamentary committee in March 2021 that states hit by severe disaster be permitted to use more than 25% flexi fund component of centrally sponsored schemes to carry out post disaster permanent restoration। पोस्ट डिजास्टर परमानेंट रिस्टोरेशन वर्क जो कर सकें, इसको जो ये फ्लेक्सी फंड है उसका 25% जो कंपोनेंट है वो उसको यूटिलाइज कर सकें, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेस्ट किया था मार्च 2021 में। तो उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर एक तरह से ओपन डिबेट होनी चाहिए और सजेशंस लेने चाहिए। और क्योंकि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है जो उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है, जो भी ये दो फंड्स हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ के उनके अंडर, तो जो सेंटर है उसको इंश्योर करना चाहिए कि इस सेक्टर को जो एमएसएमई वाला सेक्टर है उसको जो है रिलीफ मिले। और क्योंकि ये सेक्टर लगभग 1.4 करोड़ पीपल को एम्प्लॉय करता है स्टेट में, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उनके रिलीफ के लिए आपने क्या प्रोविजंस कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। फिर फाइनली जो है ये बोला है उसने कि जो सेंटर है इट मस्ट कंसल्ट साइक्लोन वल्नरेबल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल एंड गुजरात एंड फॉर्मुलेट न्यू नॉर्म्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट दैट वुड लीव नो रूम फॉर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। और उनको जो है नए नॉर्म्स तैयार करने चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जिसमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के लिए कोई रूम ना रह जाए। इन सब स्टेट्स को कंसल्ट करना चाहिए, इनकी जो साइक्लोन वल्नरेबल स्टेट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी गवर्नमेंट को ये कंसल्ट करके ये जो नॉर्म्स है वो तैयार करने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, टिपिंग बैक टुवर्ड्स chaos विद ट्रंप। तो क्योंकि आप सभी को पता है लेस देन 1 ईयर लेफ्ट रह गया है 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो अमेरिका कैन नॉट इग्नोर द स्टैंडिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, इट्स 45th प्रेसिडेंट एंड इट्स मोस्ट पोलराइजिंग फिगर इन इट्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो यहीं पे सारा कुछ उसके बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से उन पे जो है वो एलिगेशंस लगे हुए हैं और क्या पोजीशन है, ट्रम्पिज्म क्या है, ट्रम्पिज्म का फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो बेसिकली इसको इतना ही जानना हमारे लिए जरूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं,
अ कॉल फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन दैट मस्ट बी हीडेड। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आपको याद रखना है। सबसे पहले तो दिसंबर 3 को जो है मनाया जाता है और ये चला गया है, हम सभी को पता है दिसंबर 3 को ये मनाया जाता है। लेकिन इसमें ऑथर ने ये बात की है कि जो डिसेबिलिटीज हैं वो आप सिर्फ फिजिकल वाली मत देखिए, कुछ न्यूरो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनसे भी डिसेबिलिटी आपकी राइज होती है। तो ऑथर ने यहाँ पे उनके ही बहुत सारा जिक्र किया है। जो न्यूरो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, डेफिनेशन वो ये है, डिसेबलिंग होते हैं और प्रेजेंट देमसेल्व्स अक्रॉस द लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन वो रहने वाले हैं। इसमें बहुत सारे जो है ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किए, जैसे ऑटिज्म है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, एडीएचडी बोलते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है चाइल्डहुड में जो आ जाती है, मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, एडिक्शंस हैं। इससे भी देखिए आप बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइजोफ्रेनिया, इन सबसे 160 मिलियन एडोलेसेंट और 970 मिलियन पीपल जो है ग्लोबली अफेक्टेड है। वहीं एपिलेप्सी है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, स्पाइनल इंजरी है, हेडेक है, अक्रॉस लाइफ स्पैन जैसे रहता है लोगों को, स्ट्रोक है, डीजेनरेटिव कंडीशंस हैं, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज, इनसे भी देखिए 276 मिलियन न्यूरोलॉजिकली अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी वाले ही हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली डिस्कस की है। तो इसमें ऑथर ने सजेस्ट किया कि रिवैम्प करना पड़ेगा आपको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज को। With such a large burden of people affected around the globe, it is rational to assume that rehabilitation needs are plentiful. क्योंकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड WHO की जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 थी उसमें बताया गया था 2.41 बिलियन इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी कंडीशंस है that would benefit from rehabilitation contributing to 310 million years of living with disability। अगर आप ये प्रोवाइड करेंगे रिहेबिलिटेशन सर्विसेज तो उनसे जो है 2.41 बिलियन इंडिविजुअल्स को जो है कंडीशंस इंप्रूव होने वाली है, बेनिफिट होगा और लगभग 310 मिलियन ईयर्स ऑफ लिविंग जो है विद डिसेबिलिटी जो है उससे वो बेनिफिट होने वाली है। ठीक है ना। ये नंबर बढ़ गया है 1990 से 2019 में, अगर आप देखें तो 63% बढ़ गया है। लेकिन क्योंकि रिहेबिलिटेशन जो है ऑफन उसको जो है एक डिसेबिलिटी स्पेसिफिक सर्विस के रूप में देखा जाता है कि जिसको सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों को जरूरत है। तो डिस्पाइट इट इंडिविजुअल एंड सोसाइटल बेनिफिट्स, इट हैज नॉट बीन प्रायोरिटाइज्ड इन कंट्रीज एंड इज ट्रेडिशनली अंडर रिसोर्स। ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो ना तो इसको प्रायोरिटी दी गई है और ना ही इसको जो है रिसोर्सेज इतने अच्छे से प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसकी जो है जरूरत है, यहाँ पे ऑथर ने यही सजेस्ट किया है। सजेशंस में ऑथर ने बोला है कि कोलैबोरेशन की जरूरत है विद अ बिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज वर्ल्ड वाइड, 80% in developing countries, the United Nations call for disability inclusion being central to the promise of 2030 agenda for sustainable development to leave no one behind assumes importance। तो इसका इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाता है कि 1 बिलियन के अराउंड पीपल जो डिसेबिलिटीज से अफेक्टेड हैं ग्लोबली, 80% डेवलपिंग कंट्रीज में है जिसमें से, तो उसमें जो है अब 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको पार्ट बनाना चाहिए, उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो इट इज क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट, द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स टू कोलैबोरेट एंड find innovative solutions for and with persons with disabilities to make the world a more accessible and equitable place। ज्यादा इक्विटेबल बनाने के लिए जाहिर सी बात है आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे और कोलैबोरेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट्स को। ठीक है जी। ग्राउंड जीरो में जो आया है वो आया है ड्रीम डेस्टिनेशन नाइट मैरिज जर्नी, जो आपको पता होगा इशू है, जो 303 इंडियंस को कैरी कर रही थी फ्लाइट, उसको जो है ग्राउंड किया गया था फ्रांस में और उनको जो है वापस भेज दिया गया था। तो उनको वापस रिटर्न कर दिया गया इंडिया के लिए, यही है। तो यहाँ पे रिपोर्ट दी गई कि कैसे जो पर्सन है फ्रॉम गुजरात फ्रस्ट्रेटेड बाय लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ट्रेवल अब्रोड स्पेशली टू द यूएस एंड कनाडा बाय हुक और बाय क्रुक इवन इफ इट मींस रिस्किंग देयर लाइव्स। अपनी लाइफ्स को रिस्क करके भी वो किसी भी तरीके से जो है यूएस पहुंचना चाह रहे हैं। तो उसी को ग्राउंड सिचुएशन को यहाँ पे बोला है कि ट्रेजिक जर्नीज फॉलो करते हैं। ठीक है ना, लिविंग स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे उनके हिसाब से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ये वो साइट करते हैं रीजंस यहाँ पे। ठीक है ना, और डंकी फ्लाइट्स इनको बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की ये सारी चीजें यहाँ पे पूरी डिस्कस की गई हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है केरल पहुंचा है, केरल गवर्नमेंट, इट सीक्स नॉर्म्स फॉर गवर्नर्स ऑन रिजर्विंग बिल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। केरल हैज मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट फॉर गाइडलाइंस ऑन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द गवर्नर मे रिजर्व द बिल्स। आपको पता है गवर्नर के पास ऑप्शन होते हैं कि वो विदहोल्ड कर सकता है, कंसेंट दे सकता है या फिर वो बिल रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, विदहोल्ड इज असेंट और रिटर्न इट टू द असेंबली। तो इसी के लिए बोला है कि इसके लिए गाइडलाइन जो आप बताइए कि क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगी जिनके अंडर ये जो है ये तीनों स्टेप जो है वो ले सकता है। और स्टेट जो है वो चाहता है कि कोर्ट जो है इंटरप्रेट करे फ्रेज एज सून एज पॉसिबल, जो कि फर्स्ट प्रोविजन में है आर्टिकल 200 के कॉन्स्टिट्यूशन के में, वो प्रोवाइड करता है टाइमलाइन फॉर द डिस्पोजल ऑफ बिल्स प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। जो आर्टिकल 200 है वो प्रेस्क्राइब क्या करता है, ये ध्यान रखना है आपको कि जो गवर्नर है ही में एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग द बिल्स टू द प्रेसिडेंट
withhold the assent or return it to the assembly as soon as possible। तो यहाँ पे as soon पॉसिबल को जो है इंटरप्रेट करने के लिए केरल गवर्नमेंट ने बोला है, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि आप सर्कमस्टांसेज बताइए, किन सर्कमस्टांसेज में जो है ये गवर्नर जो है रिजर्व कर सकता है किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए, या विदहोल्ड कर सकता है सेंट को, या फिर लेजिस्लेचर को रिटर्न कर सकता है। तो ये देखिए इसमें क्या डिसीजन होके बाद में आता है। सुप्रीम कोर्ट तो जब सेशन होगा, मतलब जब दोबारा से फंक्शनिंग करेगा, रिज्यूम करेगा, तब जो है इस पे इसको प्ली को देखो लिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं। इसरो ऑल सेट टू लॉन्च एक्सपोसैट 10 अदर पेलोड्स ऑन जनवरी 1। तो न्यू ईयर के उसमें जो इसरो है वो अपने PSLV C-15 रॉकेट के थ्रू जो है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट इसको बोलते हैं, उसको जो मिशन को ये लॉन्च करने वाला है। साथ साथ 10 और पेलोड इसके साथ जाने वाला है। एक्सपोसैट आप ध्यान रखिए, इट विल स्टडी स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे एमिशंस फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल सोर्सेज हैं, उनसे जो एक्सरे एमिशंस हो रहा है उनको मेजरमेंट के लिए जो है स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक तरह से सैटेलाइट भेजा जा रहा है। इसके बारे में ध्यान रखिए, एक्सपोसैट जो है फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट है इसरो की तरफ से टू कैरी आउट रिसर्च इन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स ऑफ एक्स एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। तो ये दो पार्ट्स में है बेसिकली, दो पेलोड इसमें है। पॉलिक्स एक तो पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, और दूसरा जो है इसमें एक्स स्पेक्ट है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको याद रखना है, एक्सपोसैट का नाम आपको याद रखना है, और किससे भेजा गया है, PSLV C-58 के थ्रू जो है ये भेजा जा रहा है, जाने वाला है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम यस एक ये है, जेवियर मिली राइट्स टू ब्रिक्स लीडर्स रिजेक्ट्स इनवाइट फॉर अर्जेंटीना टू जॉइन द ग्रुपिंग। तो आपको पता होना चाहिए जो ब्रिक्स की लास्ट समिट हुई थी उसमें जो है ब्रिक्स आपको पता होना चाहिए, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें आते हैं, सबको पता होगा। तो इसने अगस्त में जो लास्ट मीटिंग इसकी हुई थी उसमें सजेस्ट किया था कि 6 नए मेंबर जो हैं वो इंक्लूड करने के लिए इसने सजेस्ट किया था, और उसमें अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को जो है उनको मेंबरशिप के लिए चूज किया गया था, और इनकी जो मेंबरशिप है वो इफेक्ट में आने वाली थी जनवरी 1 2024 से। लेकिन जो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे चेंज हुई है, तो उन्होंने जो है लेटर भेजा है ब्रिक्स लीडर्स को और फॉर्मलाइज किया है हिज डिसीजन टू रिजेक्ट एन इनविटेशन टू ज्वाइन द ग्रुपिंग। उन्होंने ग्रुपिंग को ज्वाइन करने से मना किया है, और उन्होंने बोला है कि वो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वो जो है उनकी जो अलाइनमेंट है जियोपॉलिटिकल वो यूएस और इजराइल की तरफ है, तो इसलिए वो इस ग्रुपिंग से जो है वो अभी नहीं जुड़ना चाहते हैं। और क्योंकि ये जो डिसीजन था वो प्रीडिसेसर गवर्नमेंट के टाइम पे लिया गया था, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, बिजनेस सेक्टर में देख लेते हैं आजकल क्या है। कोर सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो स्क्यूड हो गई है 6 मंथ लो पे इन नवंबर में। तो ओवरऑल आउटपुट लेवल जो है वो लोएस्ट से सिंस मार्च 2023। जो सीमेंट आउटपुट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए 13 मंथ लो पे, जो स्टील ग्रोथ है वो भी 13 मंथ लो पे पहुंच गई है। जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और कोल हैं वो केवल दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने मंथ ऑन मंथ जो है अपटिक देखने को मिला है, और डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी इसमें देखने को मिला है। बाकी सब में यही है। तो आपको बताना है 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं जो कोर सेक्टर बनाती हैं, 8 इंडस्ट्रीज में आती हैं जो कोर सेक्टर को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो आपको लगभग 50% के अराउंड मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो ये है, इन्हीं 8 सेक्टर्स का है। तो आपको बताना है कौन कौन सी है, कमेंट सेक्शन में आप इसका बताएंगे। स्लोइंग कोर ये बताया इसमें, तो आउटपुट जो है 8 कोर सेक्टर से वो गिरी हुई है 7.8% नवंबर में कंपेयर टू 12% अक्टूबर। तो देखेंगे मंथ वाइज जो ग्रोथ है वो कमी देखने को मिला आपको। जो अक्टूबर में 12% की थी वो 7.8% हुई है नवंबर में। जो क्रूड ऑयल है वो स्लिप हुआ है कंट्रेक्शन में, नवंबर में 0.4% से स्लाइड किया है। फर्टिलाइजर आउटपुट जो है वो ग्रो हुआ है 3.4% से, लेकिन ये भी स्लोएस्ट है 3 मंथ्स में। और जो नेचुरल गैस आउटपुट है वो भी ग्रोथ जो है स्लोड हुई है टू 7.6%। जो पावर जनरेशन ग्रोथ है वो भी स्लोड हुई है 5 मंथ लो पे रही है 5.6% नवंबर में। तो ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हुई है कंपैरिजन टू प्रीवियस मंथ। और ईयर ऑन ग्रोथ भी हमने बताया कि सिर्फ क्रूड ऑयल और सिर्फ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और जो कोल सेक्टर्स हैं उनमें केवल जो मंथ ऑन मंथ अपटिक देखने को मिला है, और डबल डिजिट जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो भी इन्हीं में मिला है। ठीक है ना। तो आई थिंक एक और आर्टिकल है, इंडिया क्लोजिंग इन ऑन लिथियम डील विद अर्जेंटीना टैपिंग ऑस्ट्रेलिया चिली। तो इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के अर्जेंटीना के साथ जो है वो लिथियम की एक डील साइन कर रही है, लिथियम ब्लॉक्स को एक तरह से माइन करने के लिए वहां पे करी है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि जो लैटिन अमेरिकन नेशंस है जिनमें प्राइमरली चिली आता है, अर्जेंटीना आता है, ये अकाउंट करते हैं 30 to 35% ऑफ वर्ल्ड की सप्लाई जो है लिथियम की उसको। तो पहला ये ध्यान रखना है आपको। जो चिली है उसके पास 11% ऑफ द वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व्स हैं, और वहीं पे ये लगभग 26% जो है रिक्वायरमेंट को सप्लाई करता है वर्ल्ड की। दूसरा फैक्ट आप ये याद रखेंगे। और तीसरा ये याद रखें, अर्जेंटीना जिसके पास नियरली 1/5 जो है ग्लोबल रिजर्व्स हैं वो सप्लाई करता है अबाउट 6% जो है
ग्लोबल सप्लाई को। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा चिली और अर्जेंटीना लगभग 30 से 35% जो वर्ल्ड सप्लाई को अकाउंट करते हैं। साथ में चिली के पास 11% वर्ल्ड लिथियम रिजर्व है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा करता है 26% को। वहीं अर्जेंटीना के पास लगभग 1/4 यानी कि 20% के आसपास ग्लोबल रिजर्व, लेकिन सप्लाई सिर्फ 6% ही करता है ग्लोबली। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अदर लार्ज प्रोड्यूसर्स में है, ग्लोबली में आता है। तो अर्जेंटीना के साथ ये डील किया है क्योंकि उसके पास लिथियम के रिजर्व तो काफ़ी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने बताया 6% ही वो सप्लाई करता है, तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी और इंडिया को भी इसमें जो है बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है? तो होप आगे तो कुछ नहीं है। इंडिया जो है ज़रूर टेस्ट हार गई है साउथ अफ्रीका से, और साथ ही साथ जो है उसको जो है 2 वर्ल्ड कप और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स है उसमें भी 2 पॉइंट उसको नीचे मिले, और वो अब 5वें स्थान से फिसल के जो है वो 6th पोजीशन पे जो है इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाली रेस में आ गई है। सो दिस इज़ इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा डिस्कशन कैसा लगा है और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या आप इस डिस्कशन में और एक्स्ट्रा चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू।